वेलकम टू सिप्साई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं इस शो की होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं। हंसने की इन आवाज़ों को सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान ज़रूर आई होगी, और अगर नहीं आई है तो जल्दी से एक मुस्कान ले आइए, क्योंकि आज बात होगी सिर्फ हंसी और खुशी की। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी जी की लिखी इन पंक्तियों के साथ। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बेहतरीन बात कही है। क्या आपको ये मुकाम हासिल करने का रास्ता पता है? एक रास्ता गुरु नानक जी ने बताया है। गुरु नानक कहते हैं, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये सूत्र बताता है कि जो जीवन की धारा है, जो हो रहा है, उसमें ही ईश्वर की मर्जी देखनी चाहिए और उससे रजामंदी जतानी चाहिए। इस सूत्र का अर्थ ये नहीं है कि जो हो रहा है वो होने दें और आप कुछ न करें, यानी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। इसका मतलब है कि तमाम कोशिशों से जो नतीजे पैदा होते हैं वो आपके मन के न भी हों तो भी आप उनमें अपने लिए एक रजामंदी ढूंढ लें, यानी उसका हुक्म मेरा जीवन। यहाँ मुझे महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद भी याद आ रहा है। कहा जाता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न था, सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो ऋणी नहीं है वो सुखी है। अब ऋणी तो हम सभी हैं, क्यों EMI नहीं देनी होती है? और EMI का मतलब तो ऋण ही हुआ ना। तो क्या हम सुखी नहीं हैं? हम खुश नहीं हैं? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, माता पिता है, भाई बहन है, दोस्त रिश्तेदार हैं। क्या है तुम्हारे पास? हाय बाय, मेरे पास खुशी तो है लेकिन EMI भी है। फिल्म दीवार का ये मशहूर डायलॉग तो याद होगा आपको। हमने इसे थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि खुशी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है और खुशी का लेवल इनके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जब मैंने अपने घर में इस पॉडकास्ट का जिक्र किया और अपने पिताजी से सुख और खुशी के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने मुझे ये मूल मंत्र दिया। शास्त्रों में किसी व्यक्ति के सुखी होने के 4 कारक बताए गए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख तमाम संपत्तियों के मुकाबले आपके आसपास के वातावरण पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। जैसे आपका पहला सुख तो आपकी सेहत है, तो उस पर ध्यान रखें। दूसरा सुख धन हो, काम भर का धन हो। तीसरा सुख आपकी स्त्री व्यवहार कुशल हो, किसी भी जीवन में किसी भी साधन से चलाने में आपकी मदद करे, आपके साथ खड़ी हो। और चौथा आपकी जो संतान है वो आपके कहने पर चले या आपके साथ सहमति
उसकी बनी रहे। ये आज के समय के भी चारों कारण सुखी होने के हैं। आदर्श सुखमय जीवन को परिभाषित करने का ये सिर्फ एक एंगल है। खैर, जब खुशी के बारे में इंटरनेट खंगालने की कोशिश की तो कई तरह के रिसर्च मिले। एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे जब तक स्कूल न जाने लगे तब तक सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। दूसरा रिसर्च कहता है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और कुछ शोध के मुताबिक 36 से 40 साल के आसपास की उम्र में इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है। ये वो दौर होता है जब आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा लेते हैं और अपने आगे की जीवन की प्लानिंग करते हुए संतुष्ट न भी हों, व्याकुल नहीं होते हैं। इस मामले में एक यू शेप्ड कर्व भी बहुत पॉपुलर है, जो बताता है कि 18 या उससे पहले की उम्र में आप खुश होते हैं, फिर ये खुशी कम होने लगती है और 40 से 50 के आसपास जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, बट कंडीशंस अप्लाई। यहाँ साइकोलॉजिस्ट से बात करना ज़रूरी है, तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मंजू मेहता से, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं, और डॉक्टर कमलेश सिंह से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं। दोनों हमें खुशी और उम्र के कनेक्शन को समझने में मदद करेंगी। ये भी बताएंगी कि आखिर दिल की खुशी दिमाग की खुशी से अलग कैसे होती है और विज्ञान की नज़र से हमारे खुश रहने के पीछे क्या है। नमस्कार डॉक्टर मंजू, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। नमस्कार डॉक्टर कमलेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आज हम हैप्पीनेस को लेकर, खुशी को लेकर बात करने बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजी की, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। खुशी क्या है, अगर आप ये हमारे दर्शकों को बता सके। मंजू मैम, आपसे शुरू करें। मैं कहती हूँ कि खुशी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर खुशी नहीं होती है तो उसका उल्टा डिप्रेशन होता है। तो पीपल फील डिप्रेस्ड बिकॉज अगर खुशी नहीं होती तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। खुशी का मतलब ये है कि लाइफ में अपने से खुश होना और अपनी संतुष्ट होना, कंटेंट होना, और उसके बाद में अपने को मतलब अप्रूव करना कि जब जो भी हूँ मैं अच्छी हूँ, तो उसी से खुशी मिलती है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कमलेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जब हम खुशी की बात करते हैं ना, और साइकोलॉजिकल जो रिसर्च इस टॉपिक पे हुई, तो हम इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो जैसे पॉजिटिव इमोशंस, एनवायरमेंटल मास्टरी, मतलब जिस भी माहौल में आप हो उस पर पूरी आपकी मास्टरी है। पॉजिटिव इमोशंस, ऑटोनॉमी, जो भी आपको करना है उसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो और कर पा रहे हो। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स लिए हैं जो हैप्पीनेस के अंडर आते हैं। जब एशियन कल्चर्स की बात करते हैं तो वहाँ हम अपनी ज्यादा अंदरूनी, आंतरिक जो हमारी फीलिंग्स है उनको ज्यादा कंसीडर करते हैं। जैसे पीस ऑफ माइंड, हमें क्या शांति है, हमारे जो थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर है उसमें समरसता है, उसमें हार्मनी है, उन चीजों को ज्यादा मानते हैं। अगर आप बिल्कुल भारतीय इसकी बात करते हैं तो आनंद में होना, अपने आप में मग्न होना और आनंद में होना, इसे हम खुशी कह सकते हैं। डॉक्टर मंजू, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आप किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा खुश मानती हैं एज पर योर एक्सपीरियंसेस? मेरे एक्सपीरियंस से तो अगर बच्चे ले तो उनमें भी डिप्रेशन, पहले तो मानते नहीं थे कि बच्चों में डिप्रेशन होता है, पहले यही मानते थे कि वो बहुत खुश हैं, जी जी, हर चीज मतलब कर सकते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। स्कूल जाने से पहले का टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो पर आजकल जो है उनको देखते हैं वो भी परेशान रहते हैं। कभी खाने की प्रॉब्लम होती है, कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, कभी अटेंशन जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो वो सब चीजें हैं।
और 36 से 42 के अंदर भी ऐसे है, बहुत से लोग तो खुश होते पर बहुत से लोग खुश नहीं भी होते, ऐसे ही बुढ़ापे में भी है। तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना इंसान के अपने व्यक्तिगत विचार है। ये अगर आप खुश है कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तो दैट जो आपके विचार ही बहुत इम्पोर्टेंट है, वो डिटरमिन करते हैं कि आप खुश है या नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एज अ होल, अगर देखा जाए तो? जब लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तब अच्छी खुशी मिलती है। तो आई थिंक अराउंड 55 to 60 वाला पीरियड बहुत अच्छा था। डॉक्टर कमलेश, आप कैसे देखती हैं, कौन से उम्र में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं लोग? और आपने तो तरह तरह की रिसर्च भी की है इस टॉपिक पे, तो आपके रिसर्चेस क्या कहते हैं और पर्सनली आप क्या सोचती हैं? देखो नेहा, जैसे डॉक्टर मंजू ने भी बोला कि आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी, और इसीलिए हम एक ही टाइम में एक ही उम्र में अगर आप अलग अलग लोगों को टेस्ट करोगे तो सबका हैप्पीनेस लेवल अलग अलग मिलेगा, इवन जब उनके हालात कुछ हद तक एक जैसे हैं तब भी। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये समझना कि कौन सी उम्र के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ। और जैसे आपने भी बोला, बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि जब हम मस्ती से खेला करते हैं, जब हम पे कोई बर्डन नहीं था, वो पीरियड सबसे अच्छा था। अगर हम इस मुद्दे पर रिसर्च की बात करें, दूसरे जगहों से जो आई रिसर्चेज हैं उनकी बात करें, तो हमने भी अपनी मेरे ख्याल से 3 से 4 रिसर्च पेपर्स में अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस को कंपेयर किया है, जिसमें आप समझिए कि 13 से 15 साल वर्सेस 16 से 18 साल के बच्चे। और हमने ये पाया कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी खुशहाली घटती जा रही है। शायद उसका कारण ये लगता है मुझे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसके साथ साथ उनको और ज्यादा स्ट्रेसेस मिल रही हैं, और ज्यादा तनाव पैदा करने वाली चीजें आ रही हैं लाइफ में, इसलिए शायद ऐसा है। फिर हमने जब कॉलेज पर रिसर्च करी तो कॉलेज स्टूडेंट्स के रेफरेंस में भी देखा, और ये पाया गया कि जो उनका फर्स्ट ईयर में जो लेवल था वो लेवल डिप किया पिछली स्टेजेस से, और वहां फिर वो उनको वो लेवल जो पहले वाला था वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ से हमें लगता है कि शायद स्ट्रेसर्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जब हम पूरे स्पेल की बात करते हैं, पूरी डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं, तो शायद आपने भी ये पॉइंट बोला कि 40 से 50 की उम्र में कंपैरेटिवली कम होती है, जिसे यू और डिप कहते हैं। हम इसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं कि मिडल लाइफ डिप, है ना। और वहां ये कहते हैं कि 40-50 की उम्र पे कंपैरेटिवली कम था, और स्टार्टिंग में हम ज्यादा खुश थे और बाद में जाके वापस फिर ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि आपको करने को बहुत ज्यादा नहीं है चीजें, और आप कम स्ट्रेसेस से मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, कम स्ट्रेसेस आ रहे हैं। लेकिन जब तुमने टॉपिक दिया और मैं पढ़ रही थी, तो अभी मैंने एक डॉक्टर मेहता, इनका रिसेंट इसी साल की एक रिसर्च है, और इन्होंने कहा कि 36 की जो उम्र है वो हैप्पीएस्ट उम्र है, और उन्होंने रीजन भी दिए, लोगों ने क्या क्या इसके कारण दिए। जैसे उन्होंने बताया कि ये वो पीरियड है जहाँ पे आपने सब सॉर्ट आउट कर लिया, ये वो पीरियड है जहाँ आपकी लाइफ में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, यहाँ आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो जो आपको चाहिए वही वाला है, और आप थोड़ा सा और ज्यादा समझ बनी है, थोड़े से और ज्यादा विवेकशील होने लगे हैं। तो आखिरी स्टेज पे जब हम कहते हैं 60-70 की एज पे भी जब खुशहाली ज्यादा मापी जाती है, उसका भी यही रीजन है कि आपने अपनी लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व करने सीख लिए, और आप ज्यादा विजडम है, ज्यादा विवेकशील है आप अपने। एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे उम्र बढ़ती है ना, 70 साल के होते हैं तो बीमारियां भी आती हैं, और उसके साथ में दर्द भी बढ़ती है, तो खुशी कहाँ से होती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो डरते रहते हैं कि कल क्या होगा, कल कौन सी बीमारी आ जाएगी। जी वो जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अगर विज्ञान की नजर से देखें डॉक्टर मंजू, अगर आप हमें बता सके, जैसे हार्मोनल चेंजेस का भी बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी खुशी में, एज के अलावा अगर हम बात करें तो, और क्या ये हार्मोन्स का भी एज से कुछ रिलेशन होता है? हाँ, डोपामिन हार्मोन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डोपामिन रिलीज होगा तभी हम खुश करेंगे,
जैसे कि हमारे ब्रेन में एक सेंटर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का, तो उस पे भी डोपामिन का असर होता है। और ये रिलीज कैसे होता है? अगर आप एक्सरसाइज करें, आप छोटे छोटे काम में खुशी महसूस करें, आप ये मत सोचिए कि आपको मतलब अपने काम पूरे करने हैं एज अ रूटीन, तो बल्कि उसमें खुशी जाहिर करें। जेंडर का भी क्या खुश होने से, खुश रहने से कोई लेना देना देखती हैं आप ओवरऑल? देखो उसके लिए भी ऐसा ही है, जैसे एज को लेकर अलग अलग स्टडीज अलग अलग रिकमेंडेशन देती हैं, ठीक वैसे ही जेंडर के लिए है। आप बहुत आसानी से कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स देख सकती हो, लेकिन कौन किस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो देता है खुशी के लिए, वो थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है। जैसे सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए ज्यादा मैरिटल और फैमिली ओरिएंटेड फैक्टर्स रहते हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जो हमने एडोलेसेंट गर्ल्स पे वर्क किया था, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक मुद्दा इशू था, कि बिल्कुल। इन दोनों का मतलब इन सब चीजों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी खुशी जो है वो प्रॉपर आप खुश फील कर पाएंगे। आखिर में आप दोनों से कुछ टिप्स चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि दिल से खुश रहते हैं तो खुशी फील होती है और खुशी अच्छी लगती है। तो ये जो बावरा मन होता है, इसको कैसे खुश रखा जाए? डॉक्टर मंजू, अगर आप हमें कुछ 2-4 टिप्स दे सके हमारे दर्शकों को। ऐसे है कि अगर मतलब औरतों की बात, आप जेंडर की अभी बात कर रही थी, तो औरतें जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो पहला टिप यही है कि मस्त मौला रहो, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करो, तब खुशी मिलेगी जी। और दूसरी चीज जो है अपने विचारों को बदलो, और तीसरी चीज जो है अपने को थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। जी। डॉक्टर कमलेश, फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है बावरे मन को कैसे खुश रखा जाए? डॉक्टर मंजू से बिल्कुल सहमत हूँ। और इसके साथ साथ जैसे योगा, मेडिटेशन, जो अपने यहाँ पे एक तरह से सबसे बड़ी चीज है, वो होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपको हर एज में चाहिए। आप दोनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए और हमें अपने इतने सारे इनपुट्स और इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजू, डॉक्टर कमलेश, आप दोनों का ही शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। उम्र के साथ साथ और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है, और जब बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हैप्पीनेस की बात की जाती है तो बनती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 149 देशों की इस लिस्ट में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है और भारत का नंबर 139वां है। एशिया की बात करें तो खुश देशों की लिस्ट में भूटान नंबर 1 पर है। भूटान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल से ज़्यादा है। ये पहला ऐसा देश है जिसने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ साथ ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट की बात कही, जिसके मुताबिक विकास की बात सिर्फ आर्थिक न हो बल्कि गैर आर्थिक विषयों को भी इसमें बराबरी से शामिल किया जाए। खुशी को मापने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन एक आसान तरीका है कैंट्रिल लैडर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने नाम को सार्थक करते हुए एक सीढ़ी बनाता है जिस पर 0 से 10 तक नंबर होते हैं। इनमें 0 सबसे कम और 10 सबसे ज़्यादा होता है। फिर रिसर्च में शामिल होने वाले लोगों को सवाल के जवाब में नंबर देने होते हैं और तब पता चलता है कि जीवन में, देश में, दुनिया में खुशी का क्या हाल है। इसी कैंट्रिल लैडर की मदद से बनी एक खास रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ आपको। ये रिपोर्ट मेड इन इंडिया है और इसका नाम है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। यहाँ खुशी से जुड़े 5 ज़रूरी फैक्टर्स पर रिसर्च किया गया है, जिसमें से एक उम्र है। ये अपनी तरह की पहली कोशिश है और इसे करने वाली टीम को लीड करते हैं प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया। आइए उनसे ही जानते हैं कि ये रिपोर्ट उम्र और खुशी के कनेक्शन के बारे में क्या खास बात कहती है। नमस्कार प्रोफेसर पिल्लानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार जी, थैंक यू। जी, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इसमें हम अगर ये समझना चाहें कि इसमें अगर किसी तरह का फैक्टर हो या किसी तरह की ऐसी बात हो जिससे पता चले कि कौन सी उम्र में इंसान जो है वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। हमारी जो स्टडी थी इसमें एज भी एक फैक्टर था, और हम लोगों ने जो पाया है इस स्टडी में, जो teenagers they were happy and people who were above 40 they were happy. So with age it was increasing, but Okay. the students who were in college or in the working age group, because they were not so happy. And I think we can relate this with the COVID, because of COVID the industry has gone down. At that point of time, the survey was done between July to September last year. अच्छा। And during that time period, it was lockdown time. हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों की जॉब्स भी जा रही थी, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करके भी इतने कुछ नहीं थे, तो इस लिहाज से भी हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स हो। लेकिन ये हैप्पीनेस कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसको मेजर करने का क्या क्राइटेरिया होता है, आपने किस तरह से इसको किया होगा? ओके, हैप्पीनेस मेजर करने के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। जो क्राइटेरिया मैंने यूज किया वो ये कि पहले डिफरेंट लोगों के पास में गया ऑल ओवर इंडिया, आस्किंग कि व्हाट मेक्स देम हैप्पी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई आइडेंटिफाइड 5 फैक्टर्स। जो 5 फैक्टर थे वो थे, पहला काम और उससे रिलेटेड चीजें जैसे प्रोग्रेस, दूसरा था हेल्थ, दोनों फिजिकल और मेंटल हेल्थ, तीसरा था रिलेशनशिप्स इन बोथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, चौथा था कुछ समाज सेवा, डोनेशन एंड समाज सेवा, पांचवा था आध्यात्मिकता और धर्म। हमारे देश में और बहुत सारे देशों में आध्यात्मिकता और धर्म को वो लोग आपस में एक जैसा ही समझते हैं, जबकि 2 अलग अलग चीजें हैं। तो पहले 5 चीजें आइडेंटिफाई की गई, उसके बाद में एक स्केल यूज किया गया, एक कंट्री लैडर, एक फेमस स्केल है। इसमें 0 to 10 पे लोगों को रैंक करने के लिए बोलते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप अब इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं। तो अगर आप जो वर्स्ट पॉसिबल फील कर रहे हैं तो 0 पे, और अगर बेस्ट पॉसिबल फील कर रहे हैं तो 10 पे। हम उनको ये रेट करने के लिए बोलते हैं, और उसके बेसिस पे जब सब लोगों का आ जाता है तो हमें की स्कोर निकालते हैं। तो ये काफी फेमस है। इवन वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आती है उसमें भी यही सेम कैंटिल लैडर यूज होती है। आपने जो 5 क्राइटेरिया बताए, इन सब के बेसिस पे जितना मैं रिपोर्ट को पढ़ रही थी और समझ पाई, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग फैक्टर पे नंबर 1 पे हैं। किसी में मिजोरम नंबर 1 पे है, जैसे एक आध जगह मैंने पढ़ा कि वर्क रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें असम नंबर 1 पे था। इसके अलावा अगर आप रिलेशनशिप्स की बात करें तो मिजोरम नंबर 1 पे है। अगर फिलैंथ्रोपी की बात करें तो लद्दाख नंबर 1 पर है। वर्क हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नंबर 1। तो ये तो अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग राज्यों का, या मतलब हम कहें कि शहरों की बात यहाँ पे की गई है। इंडिविजुअली भी कुछ स्टडी है सर, या फिर स्टेट्स का ये जैसे हैप्पीएस्ट पर्सन या इस तरह का कुछ भी निकाल सकते हैं ऐसे इस स्केल से? डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव था कि हमें 36 स्टेट्स और यूटीज को रैंक करना था। और साथ में एक चीज और भी है कि ये जो स्टडी है ये पहली स्टडी है, और ये जो की गई है उस टाइम पे कोविड टाइम चल रहा था। तो अभी हमें कुछ और 3-4 एटलीस्ट 3-4 इयर्स का डाटा चाहिएगा। उसके बाद में वी कैन से विद सम मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ ये रैंकिंग सही है। इसमें आपने जितने लोगों का भी मैं देख रही थी, 16,950 लोगों का ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेट किया है इतने लोगों ने। तो अगर इतनी बड़ी जैसी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर हम इसको एक सैंपल साइज माने तो कितनी एक्यूरेसी आप मानते हैं? इतने छोटे सैंपल साइज से भी कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं? जो स्टैटिस्टिक्स में जब एक इनफाइनाइट और काफी बड़ा सैंपल होता है तो उसमें अराउंड 398 जो नंबर है उससे आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, और 0.05% एरर का स्कोप रहता है। तो एक काफी वेल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड ओवर रिसर्च में। तो ये जो सैंपल साइज है ये सफिशिएंट है। जो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसके हिसाब से ये सही है। और कोई भी सैंपल अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, इस सैंपल में भी अपनी प्रॉब्लम्स रही होंगी। जैसे मेरी जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि ये जो 5 फैक्टर जो हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए मेरी रिसर्च के बेस पे, इन 5 फैक्टर को हमें
ऐसे देखना होगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है टाइम, एनर्जी और हमारे पैसा। जनरली हैप्पीनेस Oh. फ्री है, मेनली इज टाइम एंड एनर्जी। तो जी जैसे हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही हमें अपना टाइम और एनर्जी इन पांचों चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच इस सारे इनपुट्स के लिए। एंड आई विश कि जिस तरह से ये इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट्स फ्यूचर में आती जाएंगी हर साल, इससे हमें और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें जानकारियां मिलेंगी कि किस एज में सबसे ज्यादा खुश रहा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। एक और ज़रूरी सवाल जो मन में आता है वो ये कि क्या खुश रहना सिखाया जा सकता है। इसे लेकर देश विदेश में तरह तरह के हैप्पीनेस कोर्स चल रहे हैं और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हैप्पीनेस कोर्स दुनिया भर में मशहूर है। हार्वर्ड की लीगेसी ऐसी है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने 1938 के ग्रेट डिप्रेशन के दौर में एक रिसर्च स्टडी शुरू की थी। ये दुनिया की सबसे लंबी रिसर्च स्टडी है जो अभी भी चल रही है। 80 सालों से भी ज़्यादा समय से चल रहे इस हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट ने हार्वर्ड के ही 268 लोगों पर स्टडी शुरू की थी। बाद में उनकी पत्नियों और बच्चों को भी शामिल किया गया। रिजल्ट्स कहते हैं कि खुशी पर असर डालने वाले सारे फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरह भारत में भी कई कोशिशें की जा रही हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है जिसकी मदद से खुश रहना सिखाया जाता है, वो भी सिर्फ 6 महीने में। इसमें वेदों और उपनिषदों का पाठ कराया जाता है, साथ ही डांस, म्यूजिक, लाफ्टर, फूड, स्पीच थेरेपी और भी बहुत कुछ होता है। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज के सेंटर ऑफ एथिक्स एंड वर्च्यूज़ में स्कूल ऑफ हैप्पीनेस है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम है। वैसे तो ये करिकुलम बच्चों के लिए है, लेकिन इसका असर बड़ों पर भी होता है, यानी इनडायरेक्टली इसकी मदद से हर उम्र में जीवन और खुशी के बीच तारतम्य बनाना सिखाया जाता है। आइए हैप्पीनेस करिकुलम कोर कमेटी के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर राजेश कुमार जी से जानते हैं कि खुश रहना कैसे सिखाया जाता है। नमस्कार डॉक्टर राजेश, स्वागत है आपका। खुश होना एक्चुअली होता क्या है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है खुशी को लेकर, अगर आप यहाँ से बातचीत शुरू करें। ये एक हैप्पीनेस है क्या, बेसिकली इसको हमने हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और इसमें बेसिकली 3 प्रकार की हैप्पीनेस को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। देखिए, एक हैप्पीनेस वो होती है जो कि सेंसरी ऑर्गन से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंसरी ऑर्गन से हैप्पीनेस मिलती है। ये हर एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि मैं खाना खाऊंगा तो मजा आएगा, मैं मूवी देखूंगा तो मजा आएगा, या मैं कोई अच्छा सा एक सुगंध लगाऊंगा, इत्र लगाऊंगा तो बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा फील होना इज हैप्पीनेस। एक म्यूजिक सुनूंगा तो हैप्पीनेस होगी। सेंसरी ऑर्गन से हैप्पीनेस मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज जो सेंसरी ऑर्गन से थोड़ी ऊपर है, बियॉन्ड है, द हैप्पीनेस विच वी रिसीव फ्रॉम द रिलेशनशिप्स। तो ये यहाँ पर हम लोगों को कहीं एक अटेंशन लाना पड़ेगा। अभी ये सेंसरी ऑर्गन से हैप्पीनेस मिलती है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट ये कहीं हमको टारगेट लेकर के आना पड़ता है, अटेंशन लानी पड़ती है कि रिलेशनशिप्स में जो हैप्पीनेस है दैट इज द डीपर वन, वो एक गहरी है और कहीं लॉन्ग रिटेंशन है, जो कि कहीं इमोशन से मिलती है, जो एक माँ को बच्चे के साथ, बच्चे को माँ की गोदी में मिलती है। जैसे पति पत्नी के बीच का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, फ्रेंड्स के बीच का रिलेशन है। और एक इससे भी बियॉन्ड एक और हैप्पीनेस है जो कि बहुत गहरी है, जो थर्ड काइंड ऑफ हैप्पीनेस है, विच इज गोल ओरिएंटेड। जब हम एक पर्टिकुलर जगह पर एक गोल बना लेते हैं और उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम रिलेशनशिप्स को भी भूल जाते हैं, हम सेंसरी ऑर्गन से भी भूल जाते हैं। एक बच्चे ने अपना गोल बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है और उसकी तैयारी में लगा हुआ है, उसके पेपर की तैयारी, उसका कल पेपर है और कल उसको गोल अचीव होने वाला है। अब उससे पूछिए बेटा खाना खाएगा, वो कहेगा नहीं चाहिए मामा खाना, और मम्मी भी नहीं चाहिए उसको। उसके लिए गोल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो गोल यानी जब हम किसी गोल को पा लेना चाहते हैं, लक्ष्य को पालना चाहते हैं, और जिसका लक्ष्य ही हैप्पीनेस होगा, उसको पाने की अगर हम चीज उसको समझा पाए,
तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या खुश रहना सच में सिखाया जा सकता है? जिस तरह का करिकुलम या जिस तरह की बातें आप बच्चों को बताते हैं या समझाते हैं, ऐसे तो माता पिता भी बच्चों से बात करते हैं, उन्हें दिन भर समझाते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करो तो अच्छा लगेगा, ऐसा करो तो आपको गुड बेबी बोला जाएगा, अच्छा बच्चा बोला जाएगा। ये तो हम भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस तरह की बातें बच्चों को अगर हम बोले क्लास में या हम उन्हें समझाएं, इससे वो समझ जाएंगे और खुश रहना सीख जाएंगे? हैप्पीनेस करिकुलम जो विद्यार्थियों के लिए दिल्ली सरकार में लागू हुआ है, उसके अंदर बच्चों के लिए कोई किताब नहीं है। उनको कहानी केवल हम एक कहानी का, गतिविधि का 4 पेडागोजीज उसमें यूज हो रही हैं। तो कहानी है, माइंडफुलनेस है, करने वाले कार्यक्रम है। माइंडफुलनेस है ध्यान देना, ध्यान करना नहीं है। ध्यान किसी के ध्यान में रहने वाली बात नहीं है, ध्यान देना। हम खाना खा रहे हैं तो खाने की तरफ ध्यान दें, हम गाना गा रहे हैं तो गाने की तरफ ध्यान दें, हम चल रहे हैं तो चलने की तरफ ध्यान दें। आंख खोल कर चल रहे हैं पर ध्यान गड्ढे में नहीं है और ध्यान कहीं और है और गड्ढे में गिर जाओगे, आपकी उन आंखों का फायदा क्या है? इसी तरीके से कहानी का जब हम विधा शुरू करते हैं तो कहानी सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाना इस पेडागोजी में इंपॉर्टेंट नहीं है। उस कहानी के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसे चर्चा का बिंदु या चिंतन का बिंदु कहा जाता है। उस पर हर बच्चा अपने जीवन की पिछली पास्ट से रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है, जो वो खुद बोलता है, इसको टीचर के बोलने से वो नहीं सीखेगा। वो जो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से जो पीयर ग्रुप लर्निंग कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम उसको कहते हैं कि भाई राम और सीता की कहानी उसको सुनाई गई और उसके बाद कहानियों को सुनाने के बाद हम उससे पूछते हैं कि क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण देखा है जब आपने त्याग किया हो अपने पिता के लिए? कोई भी ऐसी एक घटना सुनाओ। तो वो चिंतन करता है, रिफ्लेक्ट करता है और सोचता है कि यार मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा किया नहीं। बोला हम ये सवाल आपको 3 दिन के बाद फिर पूछेंगे। अब वो कहीं करके आएगा और फिर उस रिफ्लेक्शन को देने की कोशिश करेगा। सो अल्टीमेटली जब तक वो जीवन में प्रैक्टिकल लाता नहीं है वो बोल नहीं पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक सवाल था कि बच्चों को तो चलो हम पढ़ाएं तो पढ़ाएं, लेकिन पढ़वाएं किससे? उन टीचर्स को कैसे पढ़ाएं? तो इसके लिए फिर हम लोगों ने बहुत चिंतन किया, बहुत ही फिलोसफिकली डिस्कस किया। तो मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ ये बताओ मुझे कि मैं आपसे सवाल जवाब में इसी बात को निकालूंगा कि हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स में एक हिंदी MA पास होता है और बच्चा जो है वो अभी हिंदी पढ़ना शुरू कर रहा है, तो हिंदी कौन किसको पढ़ाएगा? तो जो ज्यादा पढ़ा हुआ है वो कम पढ़े हुए को पढ़ाएगा। तो हिंदी पढ़ाने का कार्यभार किसके पास है? टीचर के पास। मैथ्स टीचर से बच्चे के पास फ्लो करेगा। अब मैं हैप्पीनेस पर अगर ये सवाल पूछता हूं कि हैप्पी कौन ज्यादा है, बच्चा या टीचर? बच्चा ज्यादा खुश है, अभी दुनियादारी से दूर है। दिस पेडागोजी इज डिफरेंट। अब हैप्पीनेस करिकुलम को जब हम लॉन्च करेंगे तो कौन पढ़ाएगा किसको? बच्चा हमने इस पढ़ाएगा बात को टीचर्स ओपन को। आउट नहीं किया, लेकिन बच्चा कैसे पढ़ाएगा? तो इस करिकुलम का जो पेडागोजी है वो बहुत ही फोकस्ड है। 5 मिनट टीचर उसी स्टोरी को जो हम उनके क्लास में रखते हैं वो वहां नरेट करता है और उसके बाद एक सवाल को जो हमने उनके साथ डिस्कस किया है उसको फ्लॉट कर देता है। बस इतना रोल है, फैसिलिटेटर का रोल अदा करना है। तो हैप्पीनेस को पढ़ाया नहीं है। आपने एक सवाल बीच में भी पूछा था कि पढ़ाया जा सकता है, हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट अभी तक आपको मिल पाया है? किस तरह की सक्सेस आपको इस हैप्पीनेस करिकुलम से मिली है? इसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन ये मिल रहा है कि बच्चों से टीचर्स के जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप को चेंज किया, बच्चों ने अपने टीचर्स को चेंज किया। बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने हैप्पीनेस के, क्योंकि उनके पास हैप्पीनेस थी और वहां से हैप्पीनेस उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में आनी शुरू हुई। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप इसको और अच्छे से और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये वापस रिफ्लेक्ट हमारे ही जीवन में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर दवे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
जुडिशरी में खुश रहना सिखाने के लिए ये जो आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह का प्रोग्राम ये डेवलप किया जा रहा है, क्या खास बात है इसकी? कैसे सिखाएंगे आप खुश रहना? जो भी हैप्पीनेस करिकुलम में पूरा जो बेस है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आप कंटिन्यूसली सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कन्फ्लिक्ट में रहना चाहता हूँ या मैं नेचर और खुद के साथ हार्मोनी में रहना चाहता हूँ। तो जितना हम इस चीज को जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सेप्ट करना सीखेंगे उतना आप खुश रह पाएंगे। फिर आपको कोई भी घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो आपको लगेगा कि ये एक पूरे लार्जर सिस्टम का पार्ट है और मुझे उसको स्वीकार करना है। तो तब आप विचलित नहीं होंगे, तब आप खुश रहेंगे। फोकस है हमारा वो फर्स्ट मॉड्यूल जो हम पढ़ाते हैं उसमें है सेल्फ पे, है खुद पर। तो सेल्फ में हम बताते हैं कि आप खुद की आइडेंटिटी, खुद के एस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर आप परसेप्शन क्या है हैप्पीनेस का, और हम सही परसेप्शन देने की बात करते हैं। फिर आपकी खुद की और आपकी मन की और आपकी बॉडी की हेल्थ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप डे टू डे प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर पाते हैं अपने परिवार में। तो इसमें हम ये बताते हैं कि शाम को 1 घंटा आप अपने परिवार के साथ बैठें, बातें करें, समझें उनकी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम समझाएं। एक व्हाइट बोर्ड जो जैसे मेरा पीछे है वैसा एक व्हाइट बोर्ड घर में रखें, सब अपनी अपनी समस्याएं लिखें, उसको क्रिएटिवली ढंग से सोचें, उस पर विचार करें, मंथन करें, समस्याएं अपने आप सोल्व हो जाए। और एक परिवार ऐसा बनेगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइजेशन का प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि शाम को साथ बैठेंगे, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। तो हम लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं क्योंकि हम शेयर नहीं करते कई बार, इसलिए वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा है कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, जैसे मैंने अभी बताया, फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप, कलीग्स, है ना। तो ये सारी चीजें हम सेकेंड मॉड्यूल में उनको बताते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप न्याय को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। न्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। न्याय अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही बात है। जस्टिस का बहुत बड़ा रोल है। उस जस्टिस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, वो सबको समझाते हैं, सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं है, सबको। क्योंकि न्याय करना सभी को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, चाहे वो घर के रिश्ते हो, ऑफिस के रिश्ते हो, दुनियावी रिश्ते हो, हर तरह के रिश्ते में। उम्र का खुशी से कोई रिश्ता देखते हैं आप, कौन सी उम्र में सबसे ज्यादा खुश रहा जा सकता है? उम्र का मेरे ख्याल से अगर आप सही तरीके से नर्चर करें इसको, जो फॉर्मेटिव स्टेज में, तो उसको इतना समझ में आ जाएगा कि जो मैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता हूँ, प्रदूषण की बात करता हूँ, या मैं अब गलत काम करता हूँ, वो करेगा ही नहीं। उसको समझ में आ जाएगा कि ये रिश्ता इतना गहरा है और मेरी हैप्पीनेस के लिए मेरी माँ का, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और मेरी प्रकृति का मेरे साथ तारतम्य, हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो मेरी हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो कभी गलत काम करेगा ही। सही कह रहे हैं आप। ये अगर ये 4 स्टेज हमें समझ में आ गई तो हम, और यही हम इस प्रोग्राम में भी सिखा रहे हैं। अगर मैं आपको ये प्रोग्राम पूरा अभी हमने इंग्लिश में डेवलप किया है, लेकिन मैं आपको सिंपल में बताऊं तो इसका नाम ही हमने रखा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। सो हैप्पीनेस करिकुलम जो प्रोग्राम है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है। आपको चीजों को दूसरे नजरिए से देखना है और दूसरे नजरिए से समझना है। तो जो हम इसमें जो हम करा रहे हैं, ज्यादातर चीजें हैं कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपको आना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपको आना चाहिए, आपको खुद के साथ एंगेजिंग विद सेल्फ एक कोर्स बनाया हमने कि आप खुद के साथ भी तो एंगेज हो, कभी वक्त दीजिए खुद को कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या हैं, आपको क्या करना है लाइफ में, आपके लाइफ के जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। ये जब चीजें अगर हम सोचना शुरू करें और उसको समझाना शुरू करेंगे तो लोगों को लगेगा कि मैं लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरी हार्मोनी को मेंटेन करने में। कोएग्जिस्टेंस, जिससे आपका एक्सेप्टेंस आएगा और उसी से आपके जीवन में हार्मनी आएगी। दिस इज द की टू हैप्पीनेस एज पर जो आप समझा रहे हैं, और वही आपका सस्टेनेबल हैप्पीनेस का मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर दवे। सारी बातचीत से एक बात समझने वाली है, खुशी जितनी ज़्यादा बातों पर निर्भर करेगी उतना ही कम होती जाएगी। हैप्पीनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मिड लाइफ इज़ बेस्ट टाइम टू बी हैप्पी। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी
लगभग 70 साल है। तो 35 से 40 के बीच जब आप खुश रहने के कुछ फैक्टर्स सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं तो ये आपके जीवन का बेस्ट टाइम हो सकता है। बाकी तो आप पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। खुशी के बारे में सिप साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेज़ी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। नमस्कार।